आज के लेक्चर से हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग ये सीखेंगे इन जनरल एन क्लास एन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह डिफाइन किया गया है, और उसके अलावा हम इन पर्टिकुलर जो है वो एग्जांपल के थ्रू जो है डिफरेंट ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उनका डिटर्मिनेंट किस तरह इवेलुएट करते हैं हम उसको भी सीखेंगे। तो एन क्लास एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जनरली डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने से पहले हम जो है इन पर्टिकुलर 2x2 एंड 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे वैलिड करती हैं, पहले वो पढ़ते हैं। उसके बाद इसी को जनरलाइज करते हुए हम एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। हमें पता है अगर हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जनरली एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12, A21 एंड A22। तो ये मैंने जनरली एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया है। अगर अब इसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, लेट्स से ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, मैट्रिक्स बी है। अगर इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने इवेल्यूएट करना है तो किस तरह इवेल्यूएट करेंगे। मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट को इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, 2x2 ऑर्डर के केस में आंसर आपके पास इसके इक्वल होगा कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं पहले आप लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और डिटर्मिनेंट लिखते हुए आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने मैट्रिक्स के इक्वल नहीं लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट लिखना है तो आप लोगों ने इस तरह वर्टिकल लाइंस लगाकर फिर आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं आप लोगों ने उनको लिखना है, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर आप लोगों ने उसको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल जो है वो नहीं लिखना है। इससे आप लोगों की जो नोटेशंस का वे जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस इस तरह लगानी है, और वर्टिकल लाइंस लगाने के बाद आप लोगों ने जो है वो ये बताना है कि अब आप लोग क्या करने लगे हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखने लगे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी के एंट्रीज को लिख के और साइड पे वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और कैसे वैलिड करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा A11 इंटू A22। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाते हैं। माइनस का सिंबल क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ये जब हम जनरली डिफाइन करेंगे एन क्लास एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को तो आपको वहाँ से इसका आइडिया हो जाएगा कि माइनस का सिंबल यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ क्यों लगा रहे हैं और पहले टर्म के साथ यहाँ पे जो है वो कोई सिंबल माइनस का सिंबल जो है क्यों नहीं लगा रहे। उसके बाद नेक्स्ट माइनस का सिंबल लगाने के बाद जो है ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं A12 एंड A21 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, A12 एंड इंटू A21। तो ये आपको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में उसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो आंसर आपके पास आ रहा है इसको इन पर्टिकुलर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है मैट्रिक्स के एंट्रीज जो है उनको रियल नंबर ही कंसिडर करते हैं। तो इन दी एंड आपको जो है एक रियल नंबर जो है वो आंसर में मिलेगा, जो कि क्या होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। वो डिटर्मिनेंट आपके पास ये नंबर जो है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, मैट्रिक्स जो है वो इस नोटेशन की फॉर्म को कहते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस अरेंजमेंट को, नंबर के इस अरेंजमेंट को जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ने इनक्लोज किया होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक रियल नंबर होता है, और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते, ये बात याद रखना, ठीक है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आपके पास एक रियल नंबर होता है, जबकि मैट्रिक्स कौन सी क्वांटिटी होती है, मैट्रिक्स नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ने इंक्लोज किया होता है। तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं। इसलिए आपने इनको सॉल्व करते हुए या कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों ने इन दोनों को आपस में इक्वल भी नहीं रखना। तो ये था 2x2 ऑर्डर का के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोग किस तरह इवेलुएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह अगर आप लोगों ने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवेलुएट करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट अगर आप लोगों ने इवेलुएट करना है तो इसको आप जो है नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, या फिर आप जो है इसको नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, DET ऑफ ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये किसकी इक्वल आएगा, हमने क्या करना है, मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आप लोगों ने इसका डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है तो इसको हम जो है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे समझने के लिए फिलहाल जो है इन्होंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया हुआ है, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद आंसर यहाँ पे डिटरमिनेंट का लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो की पहली एंट्री जो है A11 वो लिखेंगे। उसके बाद A11 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच रही हैं उन एंट्रीज
से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो A11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है A12, उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, लेकिन सेकंड एंट्री के साथ आप लोगों ने यहाँ पे माइनस का सिंबल खुद से लगाना है, जैसे हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में एक माइनस का सिंबल खुद से लगाया था। सेकंड एंट्री के साथ माइनस का सिंबल क्यों लगाना है यहाँ पे फर्स्ट रो की, फर्स्ट एंट्री के साथ क्यों नहीं लगाना, ये भी जो है जब हम जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की, तो मैं आपको वहाँ पे उसका आइडिया बताऊंगा कि कब जो है वो कौन सी एंट्री के साथ आप लोगों ने माइनस का सिंबल लगाना है और कहाँ पे माइनस का सिंबल आप लोगों ने खुद से नहीं लगाना। तो सेकंड एंट्री जो यहाँ पे फर्स्ट रो की उसके साथ माइनस का सिंबल लगाने के बाद सेकंड एंट्री लिखनी है, और सेकंड एंट्री जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है उस कॉलम और रो को स्किप करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनको तरतीब वाइज लिखते हुए जिस जिस पोजीशन पे है वो है, जिस जिस साइड पे वो लिखी हुई हैं, बाकी एंट्रीज जो बच जाएंगी उनसे जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री की बारी आएगी, तो फर्स्ट रो की जो थर्ड एंट्री है A13, इसको लिखेंगे यहाँ पे जो इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल खुद से यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और उसके बाद इस ये थर्ड एंट्री जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है उसको डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या कर देना है, इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपको जो है वो इन जनरल 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में उसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वैलिड किया है। तो आप जैसा कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी देख सकते हैं कि आप लोग जो है डिटरमिनेंट किस तरह इवैल्यूएट कर लें। इस तरह हम जो है वो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में भी इसको जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन 4x4 और 5x5 तक जाने से पहले अब आप लोगों को जो है मैं इन जनरल डेफिनेशन बताऊंगा कि n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो है वो डिटरमिनेंट को किस तरह डिफाइन करना है। वो जब जनरली हम डिफाइन कर लेंगे तो वहाँ से इन पर्टिकुलर जो है ये जो हम लोगों ने 2x2 एंड 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के में डिटरमिनेंट जो है वो लिखा है मैट्रिक्स का या फाइंड आउट किया है, वो क्या होगा इसका ये जो होगा वो जनरल डेफिनेशन का पर्टिकुलर केस बन जाएगा। तो जब जनरल डेफिनेशन का ये पर्टिकुलर केस बन जाएगा तो उसी जनरल डेफिनेशन को यूज करते हम जो है वो इन पर्टिकुलर 4x4 5x5 एंड सो ऑन इन जनरल n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन जनरल फाइंड आउट किया हुआ है, इसी को जो है नेक्स्ट एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में इन पर्टिकुलर जो है वो भी फाइंड आउट करके यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, सॉल्व करके बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो ए है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसकी हम जो है वो वैसे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं इसके डिटरमिनेंट को। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे, उससे देखेंगे किस तरह फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद हम डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिलता है। तो फर्स्ट रो की पहली एंट्री आपके पास क्या है, 4 है। 4 लिखने के बाद वो जिस रो जिस कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी जो एंट्रीज बच जाएगी उनका डिटरमिनेंट जो है साथ में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 के बाद फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कौन सी है, +1 है। और +1 के साथ आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे खुद से माइनस का सिंबल लगाना है। वो क्यों लगाना है वो डेफिनेशन में आपको वहाँ पे मैं इन जनरल क्लियर बता दूंगा, ताकि इन जनरल आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें जब, तो आपको जो है 2x2 या 3x3 के लिए याद रखने की जरूरत ना पड़े। आप इन जनरल 4x4 5x5 एंड सो ऑन n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो है बता सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे किस एंट्री के साथ आप लोगों ने खुद से प्लस का सिंबल लगाना है या किसी एंट्री के साथ आप लोगों ने खुद से माइनस का सिंबल लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो है वो उसके साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे या माइनस का सिंबल कह ले तो नहीं लगाएंगे। तो दूसरी एंट्री होगी उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये दूसरी एंट्री जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनको डिटरमिनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस तरह नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री लिखेंगे उसके साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे और थर्ड एंट्री जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली एंट्री के साथ प्लस का सिंबल, दूसरी एंट्री के साथ खुद से माइनस का सिंबल लगाना है, तीसरी एंट्री के साथ प्लस का सिंबल लगाना है। और इसको फिर उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों ने इन सबको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन किस तरह करेंगे आप लोग, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगों को मैंने बताया है किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 ये 6 बन जाएगा। और 6 उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। तो 6 - 10 ये किसकी इक्वल है, ये -4 की इक्वल है। और -4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -16। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह बाकी जो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी भी वैल्यूज फाइंड आउट करें, इनको भी यहाँ पुट करें और सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा -12। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक
मैट्रिक्स ए जो था उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद जो है फाइंड कर लिया है। इसी तरह हम लोग जो है सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंड करके जो है वो डिटर्मिनेंट का आंसर इवैल्यूएट कर सकते हैं। उस केस में भी हमें जो है वो आंसर सेम ही मिलता है। किसी और रो से किसी कॉलम से कैसे एक्सपेंड करते हैं उसका तरीका भी सेम वैसा ही है। जस्ट फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो साइन की तरतीब यहाँ पे आ रही है कि पहले यहाँ प्लस था फिर माइनस आ गया फिर यहाँ प्लस आ गया। ये इन जनरल जो है वो जब आप डिफरेंट रो या डिफरेंट कॉलम जो है सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड करने के लिए उस रो या कॉलम से मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, तो जो साइन की तरतीब होती है ये भी इन जनरल क्या होती है, डिफरेंट ही होती है। ठीक है, तो वो भी साइन की तरतीब क्या होगी जब जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में, तो आपको वो साइन की तरतीब का आइडिया भी हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमने 2x2 और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह वैल्यूएट करते हैं पर्टिकुलरली वो तो यहाँ पे चेक कर लिया है। अभी इसी आइडिया को फॉलो करते हैं हम जो है वो नेक्स्ट एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किस तरह डिफाइन किया गया है हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें जो है कुछ दो डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो पढ़नी पड़ेंगी। इन डेफिनेशन का यूज जो है वो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इन जनरल उसका जो डिटर्मिनेंट किस तरह डिफाइन किया गया है इन डेफिनेशन का उसमें यूज होगा उस डेफिनेशन में। तो पहले इन दो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे पहले डेफिनेशन जहाँ पे आ रही है वो है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले डेफिनेशन कौन सी है आपके पास, पहले डेफिनेशन ये है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन then the matrix obtained from matrix A by deleting its ith row and jth column is again a matrix जिसको इस नोटेशन से नोट कर दिया एम आई जे ऑफ ऑर्डर n माइनस वन। देन एम आई जे इज कॉल्ड आई जेथ माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब डेफिनेशन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है या n क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स की आप जो है कोई एक रो और कोई एक कॉलम जो है डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल आप जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और इन जनरल आप जो है क्या करें उसकी ith रो एंड जेथ कॉलम जो है अगर आप उसको डिलीट कर दें तो एक रो और एक कॉलम जो है आप उसकी जब डिलीट कर देंगे एन ऑर्डर के मैट्रिक्स की, तो रिजल्ट में जब आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर n माइनस वन होगा क्योंकि एक रो और एक कॉलम जो है वो कम हो जाएगा। जब मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स की एक रो एक कॉलम जो है कम हो जाएगा तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस नए मैट्रिक्स को जो है नोटेशन से हम डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे और इन जनरल उसके नीचे जो है वो स्मॉल आई और जे लिखेंगे। स्मॉल आई और जे बताएगा कि आप लोगों ने आई ith रो एंड जेथ कॉलम को डिलीट किया है। ठीक है, इन पर्टिकुलर यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M2 3 2 का मतलब सेकंड रो एंड 3 का मतलब थर्ड कॉलम। इन सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया मैट्रिक्स की और रिजल्ट में जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको उसका ऑर्डर जो है वो एक कम हो जाएगा। अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर इन जनरल n है तो रिजल्ट में जो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर n माइनस वन होगा। ठीक है, वो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उस नए मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो क्या है, माइनर है मैट्रिक्स ए का या आई जेथ माइनर है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, इन जनरल एम आई जे क्या है, आई जेथ माइनर है मैट्रिक्स ए का और M2 3 क्या है, टू थर्ड माइनर है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स ए का भी माइनर कह सकते हैं और मैट्रिक्स की एंड ए की आई जेथ एंट्री का भी माइनर कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें यहाँ के पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, इसकी अगर हम जो है वो लेट्स से सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा होगा, उसकी पहली रो होगी आपके पास 2 -1 और 4 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 -1 और 4। सेकंड रो उसकी होगी आपके पास 3 4 और +1, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 और +1। और थर्ड रो होगी 3 -2 और +1, तो 3 -2 +1। तो ये मैंने क्या किया है, जो मैट्रिक्स ए था इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिला है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, टू थर्ड माइनर है मैट्रिक्स ए का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टू थर्ड पोजीशन पे जो मैट्रिक्स की एंट्री आ रही है, जो कि कौन सी एंट्री आ रही है, वो 5 आ रही है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री आ रही है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो जो टू थर्ड एंट्री 5 है इसका क्या है, माइनर है। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स का माइनर भी कह सकते हैं या फिर जिस पोजीशन पे वो एंट्री आ रही है, टू थर्ड एंट्री आ रही है, अब इसको ये भी कह सकते हैं कि वो ये जो मैट्रिक्स है ये इस एंट्री का जो कि इन पर्टिकुलर यहाँ पे 5 है, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स 5 का माइनर है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने M4 फाइंड करना है फॉर सेकंड माइनर फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का, तो आप लोग क्या करेंगे, फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम को जो है वो
डिलीट कर देंगे मैट्रिक्स की। डिलीट करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये 4 सेकंड माइनर है मैट्रिक्स ए का, या फिर 4 सेकंड पोजीशन पे 4th रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 2 है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है M42, ये इस जो यानी जो एंट्री 2 लिखी हुई है यहाँ पे, इस एंट्री का माइनर है। ठीक है, तो 5 का माइनर क्या है आपके पास, 5 का माइनर आपके पास M23 है, क्योंकि 5 जो है वो सेकंड और थर्ड कॉलम में है। 2 का माइनर आपके पास क्या है, 2 का माइनर आपके पास M42 है, क्योंकि 2 आपके पास जो है यहाँ पे 4th रो एंड सेकंड कॉलम में मौजूद है। इस तरह इन जनरल अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n की वैल्यू 2 या 2 से अगर ज़्यादा है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो जितनी एंट्रीज होंगी आपको उतने ही नंबर ऑफ माइनर्स जो हैं वो उस मैट्रिक्स के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इस 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो आप इस 2 वाले कॉलम और इस 2 वाली रो को डिलीट कर दें। बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा आपके पास, वो वाला मैट्रिक्स क्या होगा, वो इस 2 का माइनर होगा। इसको एक नोटेशन से डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे M11 से, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स लिखा है जिसको हम जो है वो माइनर कह रहे हैं मैट्रिक्स ए का, या फिर हम जो है इसको इस एंट्री का माइनर भी कह सकते हैं। इस तरह मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है आप हर एंट्री का माइनर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस -1 का अगर माइनर लिखना है, तो -1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है, इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट लिख दो, उनका मैट्रिक्स लिख दो ये वाला। तो इस मैट्रिक्स को हम जो है वो कह देंगे ये क्या है, ये -1 का माइनर है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा -1 कहाँ पे था, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में था, तो इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा M12। तो ये मैट्रिक्स ए का भी माइनर है। और या फिर आप ये जो 1 2 पोजीशन पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है, आप इसको उस एंट्री का माइनर भी कह सकते हैं। तो ये तो होगी मानक की डेफिनेशन। और मानक किस तरह फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स की एंट्री का। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है, अगर आपको मानर का पता है तो कोफैक्टर फाइंड करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो जनरली यहाँ पे डेफिनेशन की हुई है कोफैक्टर की, लेट MIJ बी आई जेथ माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। तो हमें पता है, हम हमें जब भी कुछ के मैट्रिक्स दिया गया हो, हम उसका कोई माइनर जो है वो इन जनरल IJth माइनर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर हम 2/3 माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 सेकंड माइनर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी उसके अलावा इस मैट्रिक्स केस में हम जो है वो फोर फोर्थ माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके केस में हम लोगों ने क्या करना होगा, हमें 4th रो और 4th कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें 4 4th माइनर मिल जाएगा। तो हम जो है वो मैट्रिक्स के केस में, किस स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में उसका जो है वो इन जनरल MIJth माइनर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल माइनर जो है वो कंसिडर किया हुआ है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। अब नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स ए का को फैक्टर फाइंड आउट करना है, या मैट्रिक्स ए की किसी एंट्री का को फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस को फैक्टर को हम जैसे नोटेशन से डिनोट करेंगे। ए के नीचे जो है वो सबस्क्रिप्ट में हम जो है छोटा सा IJ लिखेंगे, जो ये बताएगा कि IJth माइनर जो है हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स ए का, या IJth जो एंट्री है हम उस एंट्री का माइनर लिख रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और माइनस की पावर में ये जो आई और जे यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे, ये वाले जो कि इन पर्टिकुलर 1 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, इन नंबर को क्या करेंगे, -1 की पावर में ऐड करके लिख देंगे। और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो IJ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, IJ को देख के IJth माइनर जो होगा मैट्रिक्स का, या IJth जो एंट्री है उसका जो माइनर होगा, हम उसके डिटर्मिनेंट को -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास IJ की जगह 2 3 भी हो सकता है, IJ की जगह आपके पास 4 2 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। तो जिस भी एंट्री का आप लोगों ने को फैक्टर फाइंड आउट करना है, आप देखिए वो एंट्री कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर पे है, तो वहाँ से आपको जो है IJ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो IJ की वैल्यू इन पर्टिकुलर जो है वो आप पुट कर सकती हैं। फिलहाल हम यहाँ पे जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं, तो जनरली आप लोगों ने क्या करना है, IJth एंट्री का या मैट्रिक्स के का IJth जो माइनर है उसका, जो कि एक मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइनर क्या होता है, हमें अभी डेफिनेशन पढ़िए, माइनर एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो माइनर जो कि मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट में ये जो आंसर मिलेगा, इस आंसर को हम कहेंगे कि ये क्या है, IJth एंट्री का या मैट्रिक्स का IJth को फैक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं, इसके इस मैट्रिक्स के केस हम लोगों ने जो है वो 2 माइनस फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप जो है वो A 2 3 ये वाला को फैक्टर फाइंड आउट करें, 2 थर्ड को फैक्टर फाइंड आउट करें मैट्रिक्स ए का, या फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है ये वाली 5, इस 5 का को फैक्टर जो है फाइंड आउट करें, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे -1 और उसकी पावर में ये जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे I और J की जगह 2 और 3, इनको यहाँ पे आप लोग ऐड करके लिख देंगे।
तो ये -1 की पावर 2 + 3 बन जाएगा, और -1 की पावर 2 + 3 किसकी इक्वल होता है, वो 5 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, साथ में ये जो 2/3 एंट्री है इसका जो माइनर होगा इसके डिटरमिनेंट को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 एंट्री कौन सी है, 2/3 एंट्री आपके पास यहाँ पे आ रही है, सेकंड और थर्ड कॉलम वाली एंट्री जो है 5 आ रही है। तो साथ में हमने क्या करना है, 5 का जो माइनर होगा इसके डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का माइनर कैसे मिलेगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, तो बाकी जो आपके पास एंट्रीज बच गई हैं उनको लिख के एक मैट्रिक्स बना लें। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, 5 का माइनर होगा जिसको हम जो है वो M23 से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस M23 का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर देना है। तो साथ में यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M23, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ये जो 3 क्लास थ्योरम का मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे डायरेक्टली फाउंड किया हुआ है। इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 82, और -1 की पावर हमें पता है वो क्या होती है, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो +1 आ जाती है, अगर -1 की पावर जो है ऑड नंबर हो तो वो -1 ही आती है। तो -1 की पावर 5 क्या होगी, वो -1 ही होगा। और ये जो M23 है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली उसका आंसर जो है यहाँ पे यूज़ किया है, हम भी इसका आंसर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन पर्टिकुलर 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह वैल्यूएट करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है, तो वो यहाँ पे डिटेल में दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो M23 जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आएगा 82, और -1 जब 82 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा -82। तो ये जो -82 ये आपके पास एक नंबर आया है, ये नंबर क्या होगा, ये 8 कैपिटल A23 की वैल्यू है, ये क्या होगा, सेकंड और थर्ड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है ये उसका को फैक्टर है, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 2/3 को फैक्टर है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। मैट्रिक्स ए का को फैक्टर भी कह सकते हैं, या सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है ये वाली 5 आप इसको आप जो है वो इस नंबर को इस एंट्री का को फैक्टर भी कह सकते हैं। इस तरह अगर आप लोगों ने किसी और एंट्री का को फैक्टर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है जो कि ये 2 है, आप इसका को फैक्टर फाइंड आउट करें, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे पहले इसका आप नाम लिखेंगे, फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका आप को फैक्टर फाइंड आउट करने लगे हैं, -1 की पावर लिखेंगे, ये 4 और +2, 4 + 2 किसके इक्वल होता है, वो 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 6 लिखता हूँ, 6 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ, किसके डिटर्मिनेंट के साथ, ये जो फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है इस एंट्री का जो माइनर होगा जो कि मैट्रिक्स होता है, हम क्या करेंगे इसके को फैक्टर के साथ जो है उसके इसका जो डिटर्मिनेंट होगा हम क्या करेंगे -1 की पावर को इस माइनर के इस माइनर के डिटर्मिनेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है -1 की पावर में, इसलिए -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा आंसर। और ये जो M42 आपके पास फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम वाली जो एंट्री है ये वाली 2 इसका मैट्रिक्स उसका माइनर है, उसका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने क्या करना है साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है M42, ये इस एंट्री 2 का माइनर लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यू जो यहाँ पे यूज़ की हुई है, इसकी डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -45 आएगा, वो भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है वो खुद से इसको जो है वो इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसका आंसर जो है -45 जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो जो कि M42 एंट्री है उसके डिटर्मिनेंट का आंसर यहाँ पे जो आ जाएगा -45, 1 जो है जब -45 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये जो को फैक्टर है उसका आंसर मिल जाएगा -45, ठीक है। तो ये अब किसका को फैक्टर है, जो फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद थी उसका को फैक्टर आपको क्या मिल गया, -45 मिल गया है। इसी तरह कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री का आप को फैक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं इसी वे को, इसी डेफिनेशन को या इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ठीक है। और हर एंट्री का आपको कोई ना कोई को फैक्टर जो है वो कोई ना कोई नंबर जो है वो को फैक्टर जो है वो लाजमी मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये को फैक्टर डेफिनेशन अगर हम जो है वो इन जनरल जो है वो डिस्कस करें, ये इस 3 क्लास 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जिसका डिटरमिनेंट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इन जनरल इवैल्यूएट करना सीखा था यहाँ पे लेक्चर के स्टार्ट में। तो इस 3 क्लास 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो है वो इसकी एंट्री जो है वो जो कि फर्स्ट रो वाली एंट्रीज अगर हम उनका को फैक्टर फाइंड आउट करें तो वो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। और 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो फर्स्ट एंट्री है, अगर मैं यहाँ पे 3 क्लास ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखूँ जनरल यहाँ पे ताकि आपको मैं समझा सकूँ, 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में पहली इन जनरल पहली एंट्री क्या है A11, दूसरी एंट्री है A12, तीसरी एंट्री है A13। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रो में पहली एंट्री A21 है, दूसरी एंट्री है A22 और तीसरी एंट्री है A23। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो के केस में फर्स्ट एंट्री है A31, सेकेंड एंट्री है A32 और थर्ड एंट्री है A33।
अब अगर अब हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स की जो इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो की जो 3 एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज का जो है आप तीनों एंट्रीज का कोफैक्टर फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल A11 का। उसके कोफैक्टर का नाम क्या होगा, कैपिटल A11। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोफैक्टर का, लिखेंगे -1 और उसकी पावर में लिखेंगे ये जो नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं 1 और 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उन नंबर को यहाँ पे -1 की पावर में ऐड करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इस माइनस की मान की पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही जो एंट्री है जिसका आपको फैक्टर लिख रहे हैं, इसका जो माइनर होगा हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनर इसका क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दें, बाकी एंट्रीज जो बच गई हैं उनका जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटर्मिनेंट जो है वो साथ में क्या कर देना है, -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है, इस तरह मैट्रिक्स लिख के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना साथ में, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी, स्ट्रेट लाइंस लगानी है आप लोगों ने, ताकि ये बता सके कि डिटर्मिनेंट को हम जो है क्या क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंडियन ये जो है वो ये जो फर्स्ट एंट्री है इस 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की, जिसको हम लोगों ने स्मॉल A11 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इस एंट्री का जो है वो को फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू जो आपके पास ये वाली आ गई है इन जनरल। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह ये जो सेकंड एंट्री है फर्स्ट रो की A12 स्मॉल A12, इसका को फैक्टर क्या हो गया, कैपिटल A12। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, जो कि पावर में आपके पास इंडियन क्या बन जाएगा, -1 की पावर जो है 3 बन जाएगा। और उसके बाद ये जो सेकंड एंट्री है इसके माइनर का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनर का डिटर्मिनेंट मीन्स कि सेकंड एंट्री जिस भी रो कॉलम में मौजूद है, ये वाली सेकंड एंट्री, उस रो काम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपको इन दी एंड जो सेकंड एंट्री का कोफैक्टर मिल जाएगा। इसी तरह ये इसी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो की जो थर्ड एंट्री है उसका भी कोफैक्टर आज आप इसी वे को फॉलो करते हुए फाइंड कर सकते हैं। थर्ड एंट्री जो कि आपके पास स्मॉल A13, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A13। उसका आंसर आएगा -1 की पावर 1 + 3, जो कि 4 बन जाएगा पावर। और साथ में जो थर्ड एंट्री है ये वाली स्मॉल A13, इसके माइनर का डिटरमिनेंट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो फर्स्ट रो जी थी उसके तीनों ही एलिमेंट्स के हम लोगों ने जो को फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब इन को फैक्टर को देखें तो उनका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये -1 की पावर 2 बन रही है यहाँ पे, और -1 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है, वो +1 की इक्वल होती है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। और ये वाला +1 जब इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास जो है ये डिटर्मिनेंट ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर +1 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है -1 की पावर 1 + 2, यानी कि -1 की पावर 3 लिखा हुआ है। हमें पता है -1 की पावर 3 जो है वो -1 की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे इसको इरेज करके हम यहाँ पे सिंपली जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ जो है माइनस का सिंबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि -1 को जब डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर जो है आपका नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम जो है नेगेटिव का सिंबल भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3, यानी कि -1 की पावर 4 लिखा हुआ है, और -1 की पावर 4 जो है +1 की इक्वल होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जो है वो इरेज कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट ही आएगा को फैक्टर का आंसर। तो ये मैंने सिंपलीफाई करके भी को फैक्टर के आंसर जो है वो इवैल्यूएट कर लिए हैं 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में। अब इन को फैक्टर के आंसर को जो है वो अगर आप नोट करें तो पहली एंट्री का को फैक्टर का आंसर आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है। दूसरी एंट्री के को फैक्टर का आंसर आपके पास आ रहा है माइनस इंटू दिस डिटर्मिनेंट, और तीसरे एंट्री के को फैक्टर का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला डिटर्मिनेंट ही आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आंसर आपके पास आ रहे हैं जिसमें पहली और आखिरी एंट्री के साथ जो है प्लस का सिंबल ही है, और जो दरमियान वाली दूसरी एंट्री है उसके साथ माइनस का सिंबल है। अगर आप इन आंसर को जो है वो आप उस डिटर्मिनेंट 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में हम लोगों ने जब वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स का इन जनरल, अगर आप उसमें देखें तो आपका आंसर जो है वो उसमें क्या आ रहा है, हम लोगों ने जब 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके फाइंड किया था, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये वाला डिटर्मिनेंट, एक्चुअली हम लोगों ने अभी जो फर्स्ट एंट्री है उसका जो को फैक्टर फाइंड किया था उसका आंसर यही वाला आ रहा था, तो ये वाला आंसर आपके पास आ रहा है। अगर मैं दोबारा फिर से आपको यहाँ पे क्लियर होकर दिखाऊँ, ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे A11 के साथ ये डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रही है एंट्रीज A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। और इस तरह ये जो फर्स्ट एंट्री का को फैक्टर है, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट एंट्री का कोफैक्टर उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, हम लोगों ने जब भी वर्ल्ड किया था फर्स्ट एंट्री के कोफैक्टर का आंसर आपके पास आ रहा है A22, A23, A32 एंड 33, और इनका डिटर्मिनेंट। तो ये किसके इक्वल बन रहा है, ये कैपिटल A11 यानी कि फर्स्ट एंट्री के कोफैक्टर के इक्वल बन रहा है ये वाला आंसर। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे जो है इवैल्यूएट किया था इन जनरल, अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये वाला, इस डिटर्मिनेंट की जगह आप जो है वो कैपिटल A11 जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मीन अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ दोबारा फिर से इक्वल के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्मॉल A11, तो स्मॉल A11 वैसे ही आ जाएगा।
उसके बाद हम लोगों ने जो स्मॉल A11 ये जो पहली एंट्री है इसका जब हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड किया तो उसका आंसर जो है ये वाला डिटरमिनेंट आ रहा था। और इस कोफैक्टर का नाम क्या है, इस कोफैक्टर नाम जो है वो कैपिटल A11 है, तो इसके जगह हम जो है वो कैपिटल A11 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -A12 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे अगर आप सेकेंड टर्म में अगर आप जो है वो इस माइनस को जो है वो इस डिटर्मिनेंट के साथ जो है वो जोड़ दें, या फिर अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सारी के सारी ये टर्म लिखी हुई है जेवल सेकेंड टर्म, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, +A12, और क्योंकि माइनस जो है वो A12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, ताकि माइनस इन दी एंड जो है वो A12 के साथ मल्टीप्लाई रहे, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिटरमिनेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास A21 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, एक एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, एक एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले एंट्रीज। ये ब्रैकेट को इनक्लोज कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है -A12 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, इसको हम जो है वो इस शेप में भी जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें A12 बाहर है और माइनस का सिंबल जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो है डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये माइनस का सिंबल है जो कि इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम ही है, जैसे मैंने क्या किया इनकी तरतीब को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट में आपके पास ये जो A12 के साथ ये जो आंसर लिखा हुआ है माइनस इंटू दिस डिटर्मिनेंट, यानी कि माइनस इंटू डिटर्मिनेंट किसका है, A21 का, A23 का, A31 का एंड A33 का, ये किसके इक्वल है। ये अगर आप जो है वो अगेन अपने को फैक्टर की जो जो हम लोगों ने फर्स्ट रो के जो को फैक्टर्स 3 एलिमेंट के को फैक्टर हम लोगों ने फाइंड किए थे, अगर आप वहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे देखें हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था, हमारा आंसर यहाँ पे आया था माइनस इंटू दिस डिटर्मिनेंट, और ये माइनस इंटू डिटर्मिनेंट में क्या है, A21, A23, A31 एंड A33। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसमें भी आपके पास यहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा इनकी शेप को यहाँ पे मैंने लिखा था ये, यहाँ मैंने लिखा था ये ब्रैकेट में, अगर आप जो नोट करें तो मैंने यही लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जो वहाँ जहाँ पे A21 का कैपिटल A21 सेकेंड एंटी के को फैक्टर का जो आंसर आ रहा है वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस, और साथ में ये डिटरमिनेंट लिखा है, डिटरमिनेंट किसका लिखा हुआ है, वही A21, A23, A31 एंड A33 का। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है ये वाली, ये एक्चुअली क्या है, ये क्वांटिटी जो सेकंड एंट्री है इसका को फैक्टर है, इसका को फैक्टर का नाम क्या है, कैपिटल A12। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये जो सारी की सारी एंट्री है वो लिखी हुई है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस स्मॉल A12, और ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल A12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म की तरह अगर आप जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है A13, और साथ में ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये जो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री है ये वाली स्मॉल A13, ये इसका कोफैक्टर लिखा हुआ है, इसका आंसर भी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर पहले जो है फाइंड किया हुआ है, कोफैक्टर का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये +1 बन जाता है, और साथ में ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है एक्चुअली क्या बन रहा है, ये थर्ड एंट्री का कोफैक्टर बन रहा है जिसको हम लोगों ने कैपिटल A13 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास थर्ड एंट्री बन जाएगी ये वाली, इसको हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसको हम नाम रख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल A13 का। तो ओवरऑल सारी की सारी इक्वेशन को जो है वो न्यू फॉर्म में जो है वो को फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम दोबारा लिखें तो दोबारा हम किस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल के नेक्स्ट जो है वो इक्वल के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये पहले आएगा स्मॉल A11, और साथ में क्या आ जाएगा को फैक्टर इसी एंट्री का A11 का, ये जो एंट्री यहाँ पे साथ में लिखी हुई है इसका को फैक्टर, उसके बाद प्लस स्मॉल A12, और साथ में क्या आ जाएगा इसी का को फैक्टर A12 आ जाएगा। और ये जो माइनस का सिंबल यहाँ पे आ रहा था वो इस को फैक्टर की वैल्यू में ही जो है एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस को फैक्टर की वैल्यू में जो है हमें पता था यहाँ पे माइनस इंटू डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो आ रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्मॉल A13, और साथ में ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर हमें पता था, इसका आंसर जो है वो ये क्या था, ये एक्चुअली इस स्मॉल A13 का को फैक्टर था, तो ये बन जाएगा कैपिटल A13। तो आप देख सकते हैं जो जो 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है हमने इसको जो है वो को फैक्टर की फॉर्म में जो है लिख दिया है। को फैक्टर की फॉर्म में आपके पास आंसर क्या है डिटर्मिनेंट का, कि फर्स्ट रो की जो 3 एंट्री थी उन तीनों एंट्रीज को क्या किया है, उन तीनों एंट्रीज को उन्हीं के जो है वो को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और आपस में क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया है। तो आपस में जब उनको ऐड कर दिया तो रिजल्ट में क्या मिल गया है, हमें रिजल्ट में उसी 3 क्लास 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट मिल गया, ठीक है। तो इसी आइडिया को, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हम जो है इन जनरल एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, उसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को भी हम जो है वो लेके उसके उस रो के या उस कॉलम की हर एंट्री को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आप अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है मिल जाता है, ठीक है। हम लोगों ने 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में भी जो है डिटर्मिनेंट जो है वो लिखा था, अगर आपको आप लोगों को यहाँ पे याद हो तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ए को जो है मैं यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे इनको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये आपके पास के बन गया, ये आपके पास ये एक 2x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बन गया है, जिसका डिटरमिनेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताया था। हम लोगों ने कैसे डिफाइन करते हैं, तो डायगोनल एंट्रीज है उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, A11 जो है वो A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस का सिंबल खुद से लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट A12 जो है वो जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो A12 जो है वो A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको भी जो है वो कोफैक्टर की फॉर्म में जो है वो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जो है वो यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। कोफैक्टर की फॉर्म में किस तरह डिफाइन करेंगे कि हम क्या करते हैं, जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, हर एंट्री को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 को क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो A12 है इसको भी इसके कोफैक्टर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो हमें इन दिया डिटरमिनेंट का आंसर जो मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली यही होगा, ठीक है। कैसे यही होगा इसको भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। ये जो कोफैक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने डिटरमिनेंट का आंसर लिखा हुआ है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन जनरल, सबसे पहले तो A11 तो वैसे ही आएगी, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है, A11 यानी कि पहली एंट्री का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें पता है कोफैक्टर का आंसर हम किस तरह वैल्यूड करते हैं। यहाँ पे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में ये जो A11 है इसका आंसर क्या होगा, -1 और उसकी पावर ये 1+1, ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और साथ में ये जो A11 ये जो पहली एंट्री है ये वाली जिसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका माइनर है, माइनर लेके उसका डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे, इस माइनस की 1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये जो फर्स्ट एंट्री है आपके पास A11 इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट एंट्री वाले कॉलम और फर्स्ट एंट्री वाले लो को डिलीट कर दो, बाकी एंट्रीज आपके पास जो बच गई हैं उसका मैट्रिक्स बना के उसका डिटरमिनेंट आप लोगों ने साथ में मल्टीप्लाई करना है। उसका जो मैट्रिक्स होगा वही क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो बाकी एंट्रीज आप देखेंगे यहाँ पे, तो बाकी जो है एक ही एंट्री बच रही है, ठीक है। वो कौन सी एंट्री बच रही है, ये स्मॉल A22 बाकी आपके पास एक ही एंट्री बच रही है। तो ये आपके पास जो है एक 1x1 ऑर्डर का जो है वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि क्या है एक्चुअली माइनर है इस एंट्री का स्मॉल A11 का, ठीक है। पहले नंबर पे जो एंट्री आ रही है इसका माइनर है, ठीक है। इसका माइनर तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इस माइनर का डिटरमिनेंट जो है मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर के साथ। अब ये जो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट जो क्या क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट वही नंबर होता है जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है -5, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आपके पास जो है वो क्या होगा, वही नंबर होगा जो नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास जो है अगर ये एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आपके पास वही नंबर होगा जो नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो माइनर मिल रहा है इन जनरल वो भी एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिल रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वही नंबर होगा जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है लिखा हुआ है। तो इस माइनर का डिटरमिनेंट फिर क्या होगा, ये जो माइनर लिखा हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स ये माइनर है, याद रखना ये मैट्रिक्स माइनर है। और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला स्मॉल A22 ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल A22 को क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है, माइनर के डिटरमिनेंट को जो है वो -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो -1 की पावर 2 किसकी होती है, +1 की होती है। +1 जब A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास A22 ही आ जाएगा। तो A11 का आंसर आपके पास क्या आ गया, स्मॉल A22। तो यहाँ पे हम जो है ये जो A11 लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम जो है स्मॉल A22 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्मॉल A12 लिख देते हैं यहाँ पे। और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में कैपिटल A12 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कैपिटल A12 क्या है, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका कोफैक्टर है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री मौजूद है, 2x ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखें तो ये वाली एंट्री जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे -1 और उसकी पावर में लिखेंगे जो नंबर आ रहा है 1 और 2, इनको ऐड करके लिखेंगे, ये बन जाएगा 1+2, ये बन जाएगा 3। और इस -1 की पावर के साथ हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली जो एंट्री है जो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रही है, स्मॉल A1 2 आ रही है,
स्मॉल A12 आ रही है, इसका जो माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये स्मॉल A12 है, इसका माइनर क्या होगा, स्मॉल A12 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को जो है वो डिलीट कर दें। बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक्चुअली स्मॉल A12 का माइनर होगा। तो यहाँ पे स्मॉल A12 का माइनर आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें बस एक ही एंट्री आ रही है। वो कौन सी एंट्री आ रही है, स्मॉल A21। अब ये एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस माइनर का जो है वो, इसको अगर आप नाम देना चाहिए तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, इसका नाम होगा कैपिटल M और 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री आ रही है उसका माइनर है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इस माइनर का डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है कैपिटल M23 का। ठीक है, तो कैपिटल M23 आपके पास एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमें पता है कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर होता है जो उस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आंसर लिखते हैं इनका। -1 की पावर 3 क्या होगी, वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -1। और M23 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वही नंबर होगा जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। और -1 को जब हम जो है वो A21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -स्मॉल A21। अब ये जो कैपिटल A21 है, ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका कोफैक्टर है, उसका कोफैक्टर का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास आंसर आ रहा है -A स्मॉल A21। तो ये जो कोफैक्टर का आंसर है, जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल A12, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ आंसर आपके पास आ जाएगा -स्मॉल A21। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम इनको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल A11 स्मॉल A22 के समय मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, वो यही आ रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लस स्मॉल A12 मल्टीप्लाई हो रहा है -A स्मॉल A21 के साथ। तो प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और स्मॉल A12 जब स्मॉल A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जो है ये वाला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं को फैक्टर के जरिए भी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वैलिड किया। तो डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास वही आया है जो एक्चुअली आप लोगों ने जो है वो पहले से जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट को जो है वो डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में हम लोगों ने चेक कर लिया है कि हमारे डिटरमिनेंट का आंसर जो आ रहा था कोफैक्टर को यूज करके भी हमारे पास आंसर जो है वही आ रहा है। इस तरह हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में भी जो है वो चेक कर लिया है कि कोफैक्टर को यूज करते हुए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो हमारे पास जो आता है वो वही आता है जो एक्चुअली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करके हमें जो है मिलता है। ठीक है, जो एक्चुअली आप लोग पहले से जो है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आप लोगों ने जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का वे जो पहले से पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, उस वे को अगर हम जो है माइंड में रखें और जो हमने को फैक्टर के जो पढ़े हुए हैं, अगर को फैक्टर को यूज करते हम जो है वो किसी भी रो या किसी भी कलम से एक्सपेंड करके देखें तो हमें भी जो है वो वही डिटरमिनेंट कहाँ से मिलता है जो एक्चुअली जो है पहले वे से जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिलता है। तो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में कंफर्म हो गया है। तो ये इन जनरल N क्रॉस N ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में भी जो है ये वाला कोफैक्टर वाला वे जो है वो ये होल्ड करता है कि अगर आपके पास जो है इन जनरल एक N क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जैसा कि यहाँ पे देखें पहले 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में उन्होंने यहाँ पे लिख के बता दिया कि वो जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ था उसका जो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड किया था उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो भी आया था वो एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, वो एक्चुअली इसके इक्वल आ रहा है A11 स्मॉल A11 इंटू इट्स को फैक्टर प्लस स्मॉल A12 इंटू इट्स को फैक्टर प्लस स्मॉल A13 इंटू इट्स को फैक्टर। तो ये क्या किया है, फर्स्ट रो की हर एंट्री को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दिया तो मेरे को डिटर्मिनेंट का आंसर जो मिल गया है और वही मिला जो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया था। ठीक है, और ये तो सिर्फ फर्स्ट रो की एंटीज को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमने डिटरमिनेंट कहाँ से निकाला है। एक्चुअली जनरल वे ये है कि आप मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स अगर आप लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज करते हुए आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को फिक्स करते हुए उसकी एंट्रीज को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दें तो आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जो है इन जनरल जो डिफाइन किया हुआ है N क्रॉस N ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट की डेफिनेशन जो है वो किया होगी। ये आपके पास एक N क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट ये होगा कि आप कोई सी भी जो एक रो जो है वो फिक्स कर लें, चाहे आप फर्स्ट रो फिक्स करें चाहे आप सेकंड रो फिक्स करें। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट रो फिक्स करते हैं तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा आपके पास स्मॉल
A11 इंटू कैपिटल A11 यानी कि स्मॉल A11, ये जो पहली एंट्री है इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस पहली रो की दूसरी एंट्री कौन सी है, वो है स्मॉल A12, इसको क्या करेंगे, इसको इसी के कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड प्लस उसके बाद इस तरह थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली एंट्री होगी आपके पास फर्स्ट रो की, सो ऑन, जो लास्ट वाली एंट्री होगी स्मॉल A1n, इसको क्या करेंगे, इसी के कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A1n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है आप लोगों को इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का आंसर जो है मिल जाएगा। याद रखना इसको इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आप लोगों ने लिखना है। ये मैट्रिक्स ए लिख के आप लोगों ने इन दोनों को आपस में इक्वल सेट नहीं करना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा है। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो इनको आप लोगों ने आपस में इक्वल नहीं लिखना। या फिर आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि जो ए है, मैट्रिक्स ए है वो किसकी इक्वल है, वो इसकी इक्वल है, ये भी आप लोगों ने लिखना। मैट्रिक्स ए जो है इसकी इक्वल नहीं है, बल्कि मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है। तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल लिखना है। तो आप फर्स्ट रो से भी इस तरह एक्सपेंड करके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकती हैं, या फिर आप चाहे तो सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप सेकंड रो से एक्सपेंड करके लिखेंगे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर, तो उसके इसमें क्या होगा, सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है स्मॉल A21 वो पहले लिखेंगे, और स्मॉल A21 को क्या करेंगे, इसका जो कोफैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है स्मॉल A22, इसको जो है वो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लस एंड सो ऑन, सारी एंट्रीज को लिख के उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। और जब जो सेकंड रो की लास्ट एंट्री है उस तक पहुंच जाएंगे। लास्ट एंट्री है आपके पास स्मॉल A2n, और इसको जो है आप इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको इन दी एंड यहाँ से भी जो है वो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो मिल जाएगा। जिस मर्जी रो से एक्सपेंड करें, चाहे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, चाहे सेकंड रो से एक्सपेंड करें, या इन जनरल आप जो है ith रो से एक्सपेंड कर लें, आपको डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ith रो से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का आंसर लिखा हुआ है स्मॉल A I1 इंटू कैपिटल A I1। I1 मीन्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट रो थी तो यहाँ पे आ रहा था आपके पास स्मॉल A11। यहाँ पे सेकंड रो थी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, स्मॉल A21। तो यहाँ पे रो पे डिपेंड करता है आपके आंसर। यहाँ पे अगर फर्स्ट रो है तो यहाँ पहले नंबर पे 1 आएगा, अगर सेकंड रो है तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वो 2 आएगा, अगर थर्ड रो है तो फिर एलिमेंट लिख के यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वो 3 आएगा, ठीक है। इस तरह अगर आई थ्रो है तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल ए के बाद यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वो आई आएगा। तो आपके पास इन जनरल डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आएगा, स्मॉल A I1 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ ये जो आई थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका को फैक्टर। उसके बाद फिर प्लस आई थ्रो में जो सेकंड एंट्री है, आई थ्रो में जो सेकंड एंट्री है स्मॉल A I2, उसको क्या करेंगे, उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस एंड सो ऑन, आई थ्रो में जितनी भी एंट्रीज हैं सभी को उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। और इन जनरल पे आप पहुंच जाएंगे I N। आई थ्रो और nth कॉलम में जो एंट्री होगी, जो आखिरी लास्ट एंट्री होगी, उसको उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये जो आंसर मिल जाएगा, ये आपको ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला मैट्रिक्स ए, आपको उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, रो नंबर की जगह यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं कि आप आई की जगह कोई सी रो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आई मीन आप फर्स्ट रो भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड रो भी यूज़ कर सकते हैं, इन जनरल आई रो भी यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ रो ही नहीं, आप कोई भी कॉलम भी यूज़ करके जो है वो उसकी एंट्रीज को यूज़ करते हो, आप जो है वो उनकी एंट्रीज को, किसी भी कॉलम की एंट्रीज को उसी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके भी आप मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो फाइंड कर सकते हैं। सभी केसेस में आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम मिलेगा। तो आपकी मर्जी है आप कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वैलिड करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना जो है हमेशा आसान होता है, इसलिए मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स यही जो है वो ट्राई करते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो पहली जो एंट्री होती है उसका को फैक्टर जो है उसमें प्लस का सिंबल आता है, और जब सेकेंड एंट्री के साथ माइनस का सिंबल आ जाता है, -1 की पावर जब इन्वॉल्व होती है, क्योंकि माइनस फर्स्ट एंट्री के केस में -1 की पावर 1 + 1 आती है, वो 2 बन जाती है, तो यहाँ प्लस का सिंबल आ जाता है। सेकंड एंट्री के केस में -1 की पावर 1 + 2 बनती है, 1 + 2 जो है वो 3 होती है, तो -1 की पावर 3 जो है वो -1 आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री के केस में फिर प्लस का सिंबल आता है, फिर माइनस का सिंबल, फिर प्लस का सिंबल एंड सो ऑन। ये जो है वो शफलिंग जो है वो साइन की जो है चलती जाती है जब तक आपकी ये मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है ये खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि हम लोगों ने जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो पहली एंट्री थी
उसके साथ प्लस का सिंबल, दूसरे एंट्री के साथ जो हम लोगों ने माइनस का सिंबल लगाया, फिर तीसरे एंट्री के साथ फिर प्लस का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं उनके साथ आप लोगों ने प्लस माइनस के सिंबल खुद से लगाने होते हैं। वो क्यों लगाने होते हैं? वो कोफैक्टर की वजह से आप लोग जो लगाते हैं। तो कौन सी रो कि कौन सी एंट्रीज के साथ कौन कौन सा सिंबल लगना है वो आप लोग जो है वो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने सेकंड रो से जो है वो एक्सपेंड करना है मैट्रिक्स को, या इन पर्टिकुलर में अगर आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करके बताता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने यही 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो सेकंड रो से एक्सपेंड करके फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले 3 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर में है? 3 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। 3 को जो है वो आप जो है उसके कोफैक्टर यानी कि A21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्लस 2 जो है उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। उसके बाद प्लस 5 को जो है वो उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 5 का आपके पास जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जब A21 यानी कि 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वो आपके पास A21 का आंसर होगा, मैं साइड पे यहाँ पे करता हूँ। A21 का आंसर होगा आपके पास -1 और उसकी पावर 2 + 1, ये जो 2 लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो -1 की पावर जब 3 लिखे फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास माइनस बन जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये जो A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली जो एंट्री है इसका जो माइनर होगा उस माइनर का डिटरमिनेंट जो है साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनर इसका क्या है? इसका माइनर आपके पास 1 2 2 एंड 3। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डिटरमिनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 2 एंड 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखें तो A21 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? माइनस इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्या करना है? जब आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो आप लोगों ने जो फर्स्ट एंट्री होगी सेकंड होगी उसके साथ आप लोगों ने क्या कर देना है? खुद से जो है वो माइनस का सिंबल लगा के साथ में जो है वो उस एंट्री वाले रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनका डिटरमिनेंट साथ में लिख देना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली सिंबल लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली सिंबल नहीं लगाने तो आप जो है वो पहले कोफैक्टर लिखें। कोफैक्टर लिखने के बाद उन कोफैक्टर के आंसर फाइंड आउट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे माइनस का सिंबल आना है और कहाँ पे प्लस का सिंबल आना है। ठीक है, अदरवाइज आप जो है कोफैक्टर जो है फाइंड किए बगैर भी खुद भी जज कर सकते हैं कि कहाँ पे माइनस का सिंबल आना है और कहाँ पे प्लस का सिंबल आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हमने सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले 3 लिखना था। 3 कौन सी रो और कॉलम में है? 3 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो -1 की पावर जो है वो 3 बनेगी और -1 की पावर 3 जो है वो -1 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? जब 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के साथ हम क्या करेंगे? माइनस का सिंबल जो है खुद से लगा देंगे। और साथ में 3 जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी बारी है? 2 की बारी है। 2 के बाद 2 के साथ प्लस का सिंबल आना है या माइनस का सिंबल आना है वो भी आप जुबानी पता कर सकते हैं। 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो -1 की पावर आपके पास आएगी 2 + 2, वो -1 की पावर 4 बन जाएगी और वो क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास प्लस का सिंबल आएगा। +2 वैसे लिखेंगे और सेक 2 जो है जिस भी रो जिस कॉलम में मौजूद है उसको छोड़ने के बाद बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 की बारी आएगी। 5 जब देखें तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। -1 की पावर जो है 2 + 3 यानी कि -1 की पावर 5 बनेगी। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 5 और 5 जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उसको स्किप करने के बाद बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर जो है वही आएगा जो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -12। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के बाद आपके पास डिटरमिनेंट का आंसर जो है -12 भी आएगा। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद आपका डिटरमिनेंट का आंसर जो है हमेशा सेम ही मिलता है। तो आपकी मर्जी होती है कि आपने कौन से रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करना है। स्टूडेंट मोस्टली जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं क्योंकि उसमें उसमें जो साइन की तरतीब आ रही होती है प्लस माइनस की, वो स्टूडेंट जो याद रख लेते हैं कि पहले एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आना है, दूसरी के साथ माइनस का और तीसरी के साथ फिर प्लस का। अदरवाइज अगर आप लोगों ने किसी और रो या कॉलम से एक्सपेंड करना है तो आप लोगों को साइन की तरतीब जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। फिर उसको जो है वो फॉलो करते हैं और जो है वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। और आप चाहें तो हम साइन की तरतीब को जो है वो याद भी रख सकते हैं। अगर आप 3 क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में देखें तो पहली रो से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले एंट्री के साथ प्लस का सिंबल लगाते हैं, दूसरी के साथ माइनस का और तीसरी के साथ प्लस का, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो अगर यहाँ पे देखें ऊपर अगर प्लस का सिंबल है तो नीचे क्या कर दिया? माइनस लगा दें। तो पहले एंट्री के साथ सेकंड रो के केस में माइनस का सिंबल आएगा, दूसरी के साथ प्लस का और तीसरे के साथ माइनस का, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी ये भी चेक करके देख लिया को फैक्टर फाइंड आउट करके। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोगों ने थर्ड रो से एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है तो नीचे क्या कर दें? यहाँ प्लस का सिंबल यहाँ पे लगा दें। तो थर्ड रो के केस में पहली एंट्री के साथ जो क्या होगा? प्लस का सिंबल आएगा, दूसरी के साथ माइनस का और तीसरी के साथ प्लस का। तो इस तरह ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आप ये वाली तरतीब जो है वो साइड पर लिख के भी जो है वो जज कर सकते हैं कि अगर हम किसी रो से एक्सपेंड करें तो साइन की तरतीब क्या होगी। अगर पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस और तीसरी के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं
तो पहली एंट्री के साथ माइनस, दूसरी के साथ प्लस और तीसरे के साथ जो है माइनस आएगा। इस तरह आप जो है वो कॉलम्स के साथ भी एक्सपेंड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, तो क्या करेंगे आप ये वाले साइन की तरतीब फॉलो करेंगे। फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री के साथ जो है प्लस का सिंबल, दूसरी के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे, तीसरी के साथ जो है वो फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, और इनके साथ सिंबल लगाने के बाद इनको क्या करेंगे, ये जिस रो जिस कॉलम में मौजूद हैं उस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच जाती हैं उनके डिटरमिनेंट को इनके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाता है। तो अब यहाँ पे साइन की इस तरतीब को फॉलो करते हुए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है फाइंड कर सकती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में लेकिन आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें। जब आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके प्रैक्टिस हो जाएगी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने की, फिर उसके बाद जो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को यहाँ पे मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो है डिफाइन होता है। तो कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन जनरल आपके पास एन क्लास एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप क्या करें उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई सी भी रो को जो है वो कंसिडर करके उस रो के हर एलिमेंट को जो है वो उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो मैट्रिक्स के का कोई एक कॉलम भी कंसिडर कर सकते हैं, और उस कॉलम को जो है वो उस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं उसको उन एंट्रीज को जो है वो उन्हीं के कोफैक्टर के साथ जो मल्टीप्लाई करके आप उनको अगर आप ऐड करेंगे तभी आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिल जाएगा। तो दोनों तरीकों से मिल जाएगा, लेकिन डिफाइन आप लोगों ने एक वे से ही करना है। तो एक वे से डेफिनेशन ये वाली काफ़ी है कि मैट्रिक्स की कोई भी आई थ्रो ले लें, उस आई थ्रो की हर एंट्री को जो है वो उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। और यही है मैट्रिक्स के इन जनरल एन क्लास एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।